प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस मॉडल पेपर में से कितने सवाल आपके सही होते हैं। आज दोस्तों अपन चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर देखेंगे। जैसा दोस्तों आपका सितंबर में एग्जाम पेपर आएगा ना, आपको पता है आपका एग्जाम है वो सितंबर के महीने में, और सितंबर में जैसा पेपर आएगा वैसा का वैसा पेपर मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, जिसमें आपकी दोस्तों हिंदी है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके है, मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है, सारे विषय इसमें लिए गए हैं। तो ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें ताकि आपको मालूम पड़े कि आपकी 4th ग्रेड अगर एग्जाम आज हो जाए तो आज के पेपर में आपके कितने नंबर आते हैं, आपको और कितना पढ़ना पड़ेगा, आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो सारे सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो है वो आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, परीक्षा की स्कीम है, उसी के अनुसार मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले पे लंबवत चमकता है। यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे साथियों कि राजस्थान में 21 जून को सूर्य है वो कहाँ पे लंबवत चमकता है। गंगानगर पे चमकता है, अजमेर, बांसवाड़ा या जोधपुर। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा कि 21 जून को सूर्य है वो बांसवाड़ा जिले में क्या चमकता है, लंबवत चमकता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। कमेंट आप सबका यहाँ पर आना चाहिए। बहुत ही अच्छा सारे क्वेश्चन है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपको सीधे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से जरूर देखना। यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान के बागर प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता है। देखो नहीं का पूछा है और नहीं में थोड़ा ध्यान रखना। कभी कभी पूछते हैं बागर में कौन सा जिला सम्मिलित है और यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं है। तो फटाफट कमेंट करेंगे बागर प्रदेश में राजस्थान का कौन सा जिला नहीं आता है, सीकर, झुंझुनू, चूरू या राजसमंद। तो आपको बताया दोस्तों जो राजसमंद है वो मेवाड़ में आता है। राजसमंद किस में आता है, मेवाड़ क्षेत्र में आता है, ये बागर प्रदेश में नहीं आता है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा, राजस्थान में दोस्तों बड़मा खेड़ा है ना, खेड़ बर्मा जो कि गुजरात की सीमा से खेतड़ी तक दोस्तों अरावली की लंबाई कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं अरावली की टोटल लंबाई, प्रश्न दो तरीके से आएगा एग्जाम में, चाहे प्रश्न कैसी वजह है। अगर आपने आरपी स्टडी से तैयारी की है तो आपका सवाल 100% सही होगा। देखो अरावली की टोटल लंबाई अगर आपसे पूछे तो 692 किलोमीटर क्या है दोस्तों, अरावली की 692 किलोमीटर अरावली की टोटल लंबाई है। बट ये जो सीमा दी हुई ये क्या है दोस्तों, ये राजस्थान में अरावली की लंबाई है। ठीक है ना, देखो खेड़ बर्मा गुजरात से लेकर खेतड़ी तक राजस्थान में अरावली फैली हुई है। ठीक है, अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। और राजस्थान में जो अरावली की लंबाई दोस्तों है वो है 500 और बिल्कुल 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या रहेगा उत्तर, यहाँ पर ऑप्शन बी आप सबका सही रहेगा कि राजस्थान में अरावली की टोटल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूरा पूछूं कि अरावली की टोटल लंबाई कितनी है 692, उसमें से राजस्थान में कितनी अरावली है 550 किलोमीटर दोस्तों है वो राजस्थान में अरावली है आपकी। जो भी ऑप्शन यहाँ पर बी को राइट कर रहा है बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। देखो अगर आप अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हो, सही गाइडेंस को पढ़ते हो तो 100% श्योर दोस्तों आपका सिलेक्शन है वो आराम से हो सकता है। बस आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए और अच्छे लेवल का सवाल चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु का विभाजन का रूप में कार्य कौन करता है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन है वो कौन करता है। राजा पहाड़ियाँ करती है, खासी पहाड़ियाँ करती है, पश्चिमी घाट करता है, अरावली की पहाड़ियाँ करती है। तो आपको बताया दोस्तों अरावली की पहाड़ियाँ क्या करती है, राजस्थान में दोस्तों मौसम का विभाजन करती है, जलवायु का विभाजन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा अरावली की पहाड़ियाँ। अरे इसलिए तो नहीं क्या बोलते हैं राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, अरावली को क्या बोलते हैं राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की जलवायु का विभाजन कौन करता है, अरावली की पहाड़ियाँ करती है। और राजस्थान में अरावली की लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, निम्न में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। शाखा है और नदियां हैं। काली सिंध की शाखा है उजाड़ और आऊ, माई की शाखा है चाप और जाखम, चंबल की शाखा है मेज और सागी, और बनास की शाखा है मानसी और खारी। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, वो आपको कमेंट करना है। इनमें से कौन सा सही नहीं है फटाफट कमेंट करें साथियों। तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या है सही नहीं है दोस्तों। चंबल नदी की जो शाखा है ना वो मेज और सागी नहीं है। सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर आप सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों। अलवर में छाबी और रूपा रेल, उदयपुर में बनास और बैड़च, करौली में जगर और गंभीरी, डूंगरपुर में बाण गंगा और मोरेल। इनमें से बताओ कि कौन सा युग्म असंगत है, सही नहीं है दोस्तों। तो आपको पता है डूंगरपुर में बाण गंगा और मोरेल है वो आपकी असंगत है।
बाकी सब राइट है। यहाँ पर असंगत कौन सा हो जाएगा युग्म दोस्तों? डी ऑप्शन आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ क्लास को ध्यान से पूरा देख लो। पहली बार में क्या लग जाओगे दोस्तों? फोर्थ ग्रेड गवर्नमेंट लग जाओगे। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो आप सीधी बड़ी पोस्ट पे चले जाओगे, फिर आपके मजे ही मजे। आपको सबको पता है कि नंबर के आधार पे आपको पोस्ट मिलने वाली है। इसलिए कह रहा हूँ बढ़िया शानदार मेहनत करो। यूं नहीं मेरा नंबर आ जाए, नंबर ऐसा है कि कहीं हाई कोर्ट वाई कोर्ट में लगो तो वो अपने जलवा रहता है ना। तो उस तरीके से आपको बढ़िया पोस्ट लेनी है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, राजस्थान की किस झील पर नटने का चबूतरा बना हुआ है? अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में नटने का चबूतरा किस झील पर है? पिचोरा झील पर है, फतेह सागर पर है, आना सागर पर है या जयसमंद पर साथियों? तो राजस्थान में नटने का चबूतरा बना हुआ है वो पिचोरा झील पर है। और ये पिचोरा झील है कहाँ पर? पिचोरा झील आपकी उदयपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छप्पन बेसिन का समन कहाँ से है? देखो राजस्थान में छप्पन की पहाड़ी तो बालोतरा में। छप्पन की पहाड़ियाँ अगर आपसे पूछे तो पहाड़ियाँ है वो बालोतरा जिले में है। अगर मैं आपसे पूछूं छप्पन के मैदान या छप्पन बेसिन कहाँ पर है, तो राजस्थान में छप्पन बेसिन है वो है बांसवाड़ा में। ऑप्शन सी आप सबका सही है। जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? ये मिट्टी से यह सवाल पक्का बनता है एग्जाम में कि राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, टोंक, अजमेर, पाली में या चूरू, झुंझुनू, सीकर में साथियों? तो राजस्थान में काली मिट्टी पाई जाती है वो हाड़ौती प्रदेश में। कहाँ पर? हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। और हाड़ौती प्रदेश में जिले कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, झालावाड़। यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है साथियों। देख लो कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप सबका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। ठीक है, नहीं हुआ है सही तो इसको याद कर लेना भाई। जो प्रश्न आपका मेरी क्लास से गलत होता है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि जब भी शाम को फ्री होते हो, सुबह फ्री होते हो, उसको एक बार देखा करो, ताकि वो सवाल आपके जो गलत हुए वो भी आपके आगे से सही हो। ठीक है, आगे वो गलती दोबारा आपको दोस्तों क्या है दोहरानी न पड़े। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, एरीडी मृदा राजस्थान में प्रधानतः कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान साथियों? राजस्थान में जो एरीडी मृदा है ना, एरीडी मृदा, तो एरीडी मृदा पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में एरीडी मृदा कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान वाले भाग में। बी ऑप्शन आप सबका सही है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है साथियों, आपको पता है यूट्यूब पे इतना कुछ संभव नहीं है। यूट्यूब से आप अगर क्लास ले रहे हो, सोच रहे हो मेरा नंबर आ जाएगा, अरे भाई आप चाहे कौन सा चैनल से भी पढ़ लो, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट नहीं मिलता है। ऐप में बिल्कुल पूरा कंटेंट व्यवस्थित तरीके से आपको मिल जाएगा, साथ साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, और आपका बिल्कुल फुल गाइडेंस भी आपको कर दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से आप क्या करें साथियों, आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको चतुर्थ श्रेणी का पूरा नया कोर्स मिलेगा साथियों, फुल कोर्स मिलेगा आपको, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो भी अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको एकदम बेसिक से जीरो से पढ़ाएंगे हम। ठीक है, और ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, 499 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, सारे विषय पढ़ाए जाएंगे दोस्तों, क्लास फेस टू फेस आएगी आपकी। ठीक है, 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, सभी विषयों का समावेश रहेगा। परीक्षा के लिए दोस्तों आपका रामबाण सिद्ध होगा ये सिलेबस। ठीक है ना, तो इसको आरपी स्टडी ऐप से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर जाओ और लिखो आरपी स्टडी ऐप, आरपी स्टडी ऐप ऐसा आएगा, इसको डाउनलोड कर लो, फिर इससे ज्वाइन कर लो। अगर आपके फ़ोन पे नहीं है, फ़ोन पे किसी और से करना है या फिर आपको पता नहीं कोर्स लेते कैसे हैं, तो दिए गए नंबर पे आप क्या करें साथियों, कॉल या मैसेज करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट ये कोर्स बहुत अच्छा शानदार कोर्स है। देखो राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती है, ये शानदार भर्ती है, तो इस बार मैं कहता हूँ कि आप बड़ी शानदार तैयारी करो ताकि आपके अच्छी पोस्ट पे चयन हो जाए। ठीक है ना, अच्छी पोस्ट पे चयन होने के लिए आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण में श्रेणी नहीं आती है? आरक्षित वन है, अनारक्षित वन है, सुरक्षित और अवर्गीकृत वन। दोस्तों देखो राजस्थान में प्रशासनिक विभाग में जो वन होते हैं ना, उसमें से कौन से वन नहीं होते हैं दोस्तों? अनारक्षित वन नहीं होते हैं, आरक्षित होते हैं, अनारक्षित नहीं होते। तो जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला पूछा है, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी विहार में आते हैं? देखो घना पक्षी विहार क्या है दोस्तों, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, और यहाँ पर कौन आता है? साइबेरियन सारस आता है। तो कमेंट करो साइबेरियन सारस से वो घना पक्षी विहार में किस ऋतु में आता है? शीत ऋतु में आता है, ग्रीष्म में आता है, वर्षा में आता है या सभी ऋतु में आता है दोस्तों? तो ये जो आपका दोस्तों है ना, ये सर्दी में आता है। कब आता है? शीत ऋतु में आता है घना पक्षी विहार में साइबेरियन सारस। बहुत अच्छा सवाल है।
अगला पूछा आर्ट सभ्यता का उत्खनन कार्य है वो 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था। अगर मैं बात करूं आर्ट की दोस्तों, आर्ट का सर्वप्रथम उत्खनन दोस्तों कब हुआ था 1953 में। तो बताओ किसके निर्देशन में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर आएगा क्या आएगा, यहाँ पर साथियों आपका आएगा अक्षय कीर्ति व्यास। बिल्कुल आर्ट का उत्खनन करता कौन है, आर्ट का उत्खनन करता है अक्षय कीर्ति व्यास। आर्ट का उत्खनन कब हुआ था दोस्तों 1953 में हुआ था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे देख लो भाई साहब। अगला सवाल आपके सामने पूछा दोस्तों, 18 क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी वह निम्न में से किस ठिकाने के थे। मुझे बताओ। यहाँ पर है दोस्तों शिवनाथ सिंह इन्होंने क्या किया था, क्रांति में भूमिका निभाई थी। तो बताओ शिवनाथ सिंह ये वो कहाँ के थे आपके। देखिए आशोक के थे, गूलर के थे, कोठारिया के थे या सलुम्बर के थे। बताओ साथियों क्रांति में भूमिका निभाने वाले शिवनाथ सिंह थे वो कहाँ के थे। तो इनका ठिकाना कौन सा था दोस्तों, इनका ठिकाना था बिल्कुल आसोप। जो भी आसोप कमेंट कर रहा है आसोप उत्तर आप सबका राइट है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ। फटाफट कमेंट करेंगे। एकीकरण का पहला चरण है मत्स्य संघ दोस्तों। तो कमेंट करेंगे मत्स्य संघ का विलय वो राजस्थान में किस तिथि को हुआ था। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में कब हुआ था साथियों, ये हुआ था 15 मई को। 15 मई 1949 को क्या हुआ था साथियों, मत्स्य संघ का विलय वो राजस्थान में हो गया था। कब, 15 मई 1949। देखो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। एकदम है पक्के मिलेंगे ये सवाल आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप मेरी क्लास को डेली देखते हो ना, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे, एक क्लास शाम को 9 बजे, अगर आप एग्जाम तक ये तीनों क्लास रेगुलर देखते हो 100% श्योर सिलेक्शन दोस्तों आपका पक्का है। बट क्लास को आपको डेली ज्वाइन करना पड़ेगा। हम देखो सारे विषय पढ़ाते हैं तो बिल्कुल आपका सारे विषय साथ में लेके चलेंगे। अगला पूछा सहेलियों की बाड़ी राजस्थान में कहाँ पर है। देखो राजस्थान में सहेलियों की बाड़ी है वो कहाँ पर है, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बीकानेर दोस्तों। तो राजस्थान में सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर में और इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने, संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न में से राम सनई संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के प्रवर्तक कौन थे। कमेंट करेंगे साथियों, राम सनई संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा है ना, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो वो थे दोस्तों आपके हरिराम दास। कौन थे, हरिराम दास जी। अगला प्रश्न पूछा है, ग्रासिया जाति का नृत्य कौन सा दोस्तों। अगर बात करें अपन ग्रासिया की तो ग्रासिया राजस्थान के सिरोही में निवास करते हैं, सर्वाधिक है ना। ग्रासिया कहाँ निवास करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक सिरोही में निवास करते हैं। तो कमेंट करेंगे ग्रासिया कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों। तो ग्रासिया का मुख्य नृत्य वालर है। कौन सा दोस्तों, वालर। और वालर है वो क्या है आपका, सिरोही का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना भाई साहब। वालर कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों है, वालर सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप सबका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। देखो कार्तिक पूर्णिमा को है ना कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, पुष्कर में लगता है, कोलायत में, गोगामेडी में या मुक्काम में दोस्तों। तो विद्यार्थियों कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है, कोलायत में भरता है। ये कोलायत कहाँ पर आया हुआ है, ये कोलायत दोस्तों आया हुआ है आपका बीकानेर में। यहीं पे क्या भरता है, कपिल मुनि का मेला भरता है। किस तिथि को भरता है, ये दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। यहाँ से चाहे कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछ ले आपको, बट अगर आपने RPSTD से तैयारी की है तो आपका एक भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सीधे सही बैठने वाले। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला पूछा है, नेजा जमा रेखिया है ना किस स्थानीय लोक देवता के संबंधित दोस्तों है। अगर मैं आपसे बात करूं नेजा की, नेजा क्या होती है दोस्तों, नेजा रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा होती है। जम्मा क्या होता है, रामदेव जी का रात्रि का जागरण होता है, उससे जम्मा कहा जाता है। रिकिया हो गया, तो ये सब क्या है दोस्तों, तीनों का संबंध है वो रामदेव जी से हो जाएगा। नेजा जमा रिकिया का संबंध किस देवता से है, संत रामदेव जी से हो जाएंगे दोस्तों। इन्होंने क्या की थी, इन्होंने दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। केला देवी का मंदिर करौली में है क्या, करणी माता रेसनोक, जीर्ण माता जवारामगढ़, रानी सती झुंझुनू। तो आपको पता है केला देवी का करौली में है, करणी माता रेसनोक में है और रानी सती झुंझुनू में दोस्तों। पर जीर्ण माता है वो कहाँ पर है, जीर्ण माता रेवासा सीकर में दोस्तों है। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, रेवासा सीकर में बना हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने निकल दिया जवारामगढ़। तो कौन सा असंगत है, सी ऑप्शन आप सबका असंगत है। अगला पूछा, जहूर खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से हो जाएगा दोस्तों। जहूर का मेवाती, जहूर का मेवाती है वो क्या है दोस्तों, आपका राजस्थान में बप्पन का जादूगर है भाई साहब। ठीक है, अगर आपसे पूछे बप्पन का जादूगर किसे कहा जाता है तो वो आपका रहेगा जहूर खान मेवाती। ठीक है, ऑप्शन ए आप सबका सही है।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध किस जिले से हो जाएगा? राजस्थान में बम नृत्य कहाँ करते हैं? बीकानेर जोधपुर में, जालोर सिरोही, जयपुर दौसा या अलवर भरतपुर दोस्तों। तो देखो राजस्थान में जो बम नृत्य करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो करते हैं अलवर प्लस भरतपुर में। कहाँ करते हैं? अलवर भरतपुर में करते हैं बम नृत्य। अगला पूछा दोस्तों, लोक नाट्यकार दूलिया राणा और नानूराम का संबंध किस ख्याल से है? कमेंट करेंगे यहाँ पर, दूलिया राणा और नानूराम है, इनका संबंध किस ख्याल से है? जयपुरी ख्याल से है, कुचामनी ख्याल, एला ख्याल या शेखावटी ख्याल दोस्तों। दूलिया राणा प्लस दोस्तों नानूराम का संबंध है वो किस ख्याल से हो जाएगा? तो इन दोनों का संबंध दोस्तों है ना, वो है शेखावटी ख्याल से। किससे है? शेखावटी ख्याल से दोस्तों। अगर आपसे पूछे लच्छीराम का संबंध किससे है, तो लच्छीराम का संबंध कुचामनी ख्याल से है। ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। देखो जो साइड क्वेश्चन बनता है वो भी आपको बता देता हूँ, ताकि एग्जाम में चाहे प्रश्न कैसी भी आ जाए, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा और आपका नंबर इस बार तो 100% आना ही है। बिल्कुल इस बार आपको क्या करना है? गवर्नमेंट जॉब का सपना साकार करना है। अगला पूजा कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाते हैं? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाते हैं, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को मनाते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को या चैत्र शुक्ल तृतीया को साथियों। देखो राजस्थान में जो कजली तीज मनाई जाती है वो आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। जो भी साथी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा कौन सा आभूषण और अंग सही नहीं है दोस्तों? आभूषण है, अंग है। देखो मुदड़ी कहाँ पहनते हैं? अंगुली में, टड्डा बाजू में, नेवरी पैर में, रमजोल कमर में दोस्तों। तो आपको पता है रमजोल कहाँ का आभूषण है? रमजोल तो गुरुजी पैर का आभूषण है ना। रमजोल कहाँ का आभूषण दोस्तों है? तो यहाँ पर आएगा रमजोल पैर का आभूषण दोस्तों है। मतलब असंगत कौन सा हो गया? ऑप्शन डी आपका हो गया असंगत। ठीक है, आगे बढ़ूं, अगला बताओ चलो फिर। अगला पूछा कोवलीय माला ग्रंथ में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 8, 28, 6 या 18 दोस्तों। ये जो आपका कोवलीय माला ग्रंथ दोस्तों है, इसमें क्या मिलता है? 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाएं? 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र दोस्तों है। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ संत भूरीबाई का अलग क्षेत्र है ना, जो भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र है, इन्होंने काम कहाँ पर किया था? गोडवाड़ में, मारवाड़ में, वागड़ में या मेवाड़ में साथियों। तो विद्यार्थियों भूरीबाई अलग का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा हो जाएगा? भूरीबाई का कार्य क्षेत्र है वो है आपका मेवाड़। जो भी मेवाड़ कमेंट कर रहा है, मेवाड़ ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा निमोचना आंदोलन दोस्तों है वो किस रियासत में हुआ था? अगर मैं आपको पूछूं निमोचना के बारे में, निमोचना हत्याकांड हुआ था वो किस दोस्तों आपके राजपूतना की रियासत में हुआ था? भरतपुर, जैसलमेर, अलवर या मेवाड़ बताओ। निमोचना हुआ था अलवर में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? अलवर रियासत में हुआ था निमोचना हत्याकांड। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है संविधान से। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? देखो संविधान से भी क्वेश्चन आएगा। जैसा दोस्तों आपका नवीनतम सिलेबस है ना परीक्षा का पैटर्न, उसी तरीके से हमारी क्लास आती है। यूँ नहीं हमने क्वेश्चन कहीं से डाल दिए, नहीं, जो आपका सिलेबस है जहाँ से प्रश्न बनेगा वहीं पढ़ाते। तो फटाफट कमेंट करेंगे संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की अनुसूची को कहता है क्या? संविधान के भाग को, संविधान की प्रस्तावना को या संविधान के अनुच्छेदों को दोस्तों? तो संविधान की कुंजी है वो है संविधान की प्रस्तावना, जिसे क्या बोलते हैं? संविधान की आत्मा कहा जाता है या इसे कुंजी भी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? कमेंट करेंगे साथियों, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं होती है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, दोहरी कार्यपालिका होती है या संसद की सर्वोच्चता होती है। तो देखो साथियों संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता कौन से नहीं होती है? इसमें एक बात लिखी हुई है, इसमें एक बात लिखी हुई है दोहरी कार्यपालिका। ये दोहरी कार्यपालिका है वो नहीं होती है। सी ऑप्शन आप सबका सही है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, चतुर्श्रेणी का पूरा कोर्स है ना, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी का अगर पूरा कोर्स अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से ज्वाइन करें। देखो नंबर तो हर किसी का आ जाएगा, नंबर लाना अच्छी बात नहीं है, नंबर लाना तो कौन सी बड़ी बात है, बट अच्छी पोस्ट लेना। नंबर में भी पोस्ट कौन सी आती है वो तो आपके अंक पे डिपेंड करता है ना। अगर आपके नंबर रैंक आती है, अच्छे नंबर आते तो आपको बढ़िया पोस्ट मिलेगी, आगे मजे मजे आपके प्रमोशन भी आपका होगा। इसलिए कह रहा हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आपके आगे भविष्य में अच्छी जॉब मिले आपको और अच्छी सैलरी मिले। ठीक है, तो फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन करके शानदार तैयारी करें साथियों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा साइंस से प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? देखिए आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो,
आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक हो, अपवर्तन कोण निवेश से अधिक हो, या आपतन कोण निवेश के बराबर हो दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों कब होता है, जब अपवर्तन कोण क्या हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो, तब क्या होता है साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा किसको मैग्नीशियम का दूध कहते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर सभी विद्यार्थी। मैग्नीशियम का दूध किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहते हैं MgOH2 को। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो रासायनिक परिवर्तन किसमें हो रहा है, प्रिज्म से गुजरते समय सफेद प्रकाश का शांत रंगों में विक्षेपित होना, नमक का पानी में घुलना, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, गीली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगुर हो जाना। तो देखो इनमें से रासायनिक परिवर्तन किसमें हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन दोस्तों आपका हो रहा है, वो किसमें हो रहा है साथियों, वो हो रहा है कि पकाए जाने पर क्या हो जाना दोस्तों, सब्जी का नरम हो जाना। क्या है आपका यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा है भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क से किस भाग में पाए जाते हैं। देखो भूख लगती प्यास लगती है तो ये जो मस्तिष्क में सारा काम होता है ना, अपना पूरी बॉडी को मेंटेन कौन करता है, पूरी बॉडी का संचालन करता है वो हमारा मस्तिष्क करता है। तो फटाफट कमेंट करेंगे भूख तथा जो मस्तिष्क में जो दोस्तों प्यास लगती है ना, वो कहाँ से लगती है। तो इसका जो दोस्तों मस्तिष्क में भाग होता है, वो भाग होता है दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस, जो क्या करता है भूख तथा प्यास के लिए अपन को जागृत करता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला पूछा निम्न में से कौन सा जल रहित रोग है। जल जनित रोग, बिल्कुल जल जनित का पूछा है। फटाफट कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सा रोग क्या है आपका जल जनित। दोस्तों जल से पनपता है, जल से जन्म लेता है वो। पोलियो, उल्टी होना, दस्त होना, या सभी दोस्तों। तो अगर यहाँ पर बात करें सभी के सभी क्या है यहाँ पर दोस्तों, सभी के सभी ये तीनों ही रोग है वो आपके जल जनित होते हैं। देखो जल से पोलियो भी हो सकता है, जल में उल्टी भी हो सकती है, दस्त भी लग सकती है, और मतलब सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पूछा कंप्यूटर से। बिल्कुल कंप्यूटर दोस्तों बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कंप्यूटर से आपके एग्जाम में 5 सवाल आएंगे, 5 सवाल साइंस के, 5 आपके दोस्तों कंप्यूटर के, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, बाकी वाला आपका जीके वगैरह आएगा। इसलिए कह रहा हूँ शानदार तैयारी कर लो, बढ़िया सिलेबस से। इस बार नौकरी लगना ही लगना, अपन को बेरोजगार नहीं रहना है, चाहे कैसी भी नौकरी नौकरी होती है। अगला सवाल पूछा निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणताएं है। फटाफट कमेंट करेंगे। अभिलक्षणताएं कौन कौन सी होती है, सटीकता, सभी, परिश्रमिता, या बहुमुखी दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखें तो तीनों क्या है दोस्तों कंप्यूटर की अभिलक्षणता होती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों MS वर्ड डॉक्यूमेंट का उपयोग करने के लिए, है ना, तैयार या रेडी दोस्तों पूर्व इमेज से संदर्भित हैं। यहाँ पर कमेंट करेंगे साथ में। जब अपन क्या करते हैं MS वर्ड डॉक्यूमेंट का उपयोग करते हैं तब दोस्तों रेडी फॉर यूज के लिए कौन सी इमेज संदर्भित करती है। देखिए वर्ड आर्ट, ऑटोसेफ, ऑटोफिल, क्विक आर्ट। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा, बिल्कुल आप सबका उत्तर क्या रहेगा, क्लिफ आर्ट रहेगा। डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति प्राय लैपटॉप का मानक लक्षण दोस्तों है। लैपटॉप का मानक लक्षण कौन सा होता है, टच पैड, मैग्नेटिक टाइप रीडर, ग्राफिक टैबलेट, या अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड। देखो लैपटॉप का नाम आ गया, सीधी बात है, यहाँ पर क्या आएगा, ग्राफिक टेबल आएगा। सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। देखो डिस्प्ले कार्ड लगा होता है कंप्यूटर में, इसका उपयोग अपन क्यों करते हैं, तो डिस्प्ले कार्ड का उपयोग करते हैं साथियों बिल्कुल आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डाटा भेजने के लिए। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा दोस्तों एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है दोस्तों। ये मैग्नेटिक टैप की अपेक्षा महंगी होती है। सभी मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नीशियम टैप की तुलना में कम होता है। ये भंडारित देता पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। मतलब यहाँ पर जो बातें कही गई है ना दोस्तों, यहाँ पर जो बातें कही गई है दोस्तों, एक मैग्नेटिक टिक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य ये नहीं दोस्तों कि ये भंडारित डेटा को क्या करता है, केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। ये बिल्कुल बात क्या है यहाँ पर रॉन्ग कही गई है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है हिंदी से। बिल्कुल हिंदी भाई आ गई, हिंदी तो बहुत इजी है लग रहा है ना। तो देखते हैं हिंदी इजी है नहीं है, कैसे क्वेश्चन आएंगे हिंदी से। हिंदी से पहला सवाल संधि से आया दोस्तों। पवन शब्द का सही संधि विकसित कीजिए। भाई साहब शब्द है अपना पवन, पवन हवा दोस्तों वायु,
फटाफट एक बार कमेंट करेंगे पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी क्लास डेली आती है मॉर्निंग 8, दोपहर 2, शाम को 9, ठीक है। और जिसने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी आरपी स्टडी है, लिंक मिल जाएगी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लो और ऐप को भी डाउनलोड कर लो। अगला प्रश्न पूछा पवन का दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा पो धनान पवन, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सबका सही हो जाएगा। अगला पूछा दोस्तों आपसे सही संधि विच्छेद नहीं है कौन सा, मात्रानंद, मातृधन आनंद, षडानंद, षष्ठधन आनंद, न्यूनी, नी विसर्ग धन ओन, अवंती अन धन वित्त। तो देखो इनमें से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या संधि विच्छेद सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा निम्न में से निर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, फटाफट कमेंट करेंगे निर उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है। नृत्य, निराकार, निर्वास, निर्मल, बताओ निर उपसर्ग है वो किसमें दोस्तों आपका नहीं लगा हुआ है, तो निर है वो आपके बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका नृत्य, 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 यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा सौंदर्य शब्द में युक्त प्रत्यय है, सौंदर्य में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, सौंदर्य में प्रत्यय अगर अपन देखा जाए तो सौंदर्य में आपका ये प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, सौंदर्य, ये प्रत्यय, ठीक है। अगला पूछा है तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द में संज्ञा का प्रकार है, रेखांकित कमल दोस्तों, तो कमल है ना वो किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं साथियों। तालाब में कमल का फूल खिला है मतलब कमल है, ये वो क्या है यहाँ पर दोस्तों, कमल आपकी जातिवाचक है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा राधा पढ़कर सोती है, उपयुक्त वाक्य को पढ़कर क्रिया का उदाहरण पेश करेंगे दोस्तों, है ना। सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, यौगिक क्रिया हो रही है, पूर्वकालिक क्रिया है, सक्रामक क्रिया या दोस्तों मूल क्रिया। राधा पढ़कर सोती है, इस वाक्य को पढ़कर, है ना, पढ़कर में किस क्रिया का उदाहरण दोस्तों, पढ़कर में जो आपका आएगा वो क्या आएगा, पढ़कर, पढ़कर सो गई है ना, तो क्या आएगा पूर्वकालिक क्रिया आएगी, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। निम्न में से विलोम शब्द कौन सा असंगत है, खल का सज्जन, स्थावर का जंगम, तिमिर का अंधकार, निधि का निषेध। तो इनमें से कौन सा असंगत दोस्तों आपका विलोम शब्द है, असंगत विलोम शब्द है वो आपका है तिमिर का अंधकार नहीं होता है, बाकी सब राइट है, ठीक है। देखिए अनेका शब्द अंक का निम्न में से कौन सा एक अर्थ नहीं है, अंक का अर्थ क्या नहीं होता है, संख्या होता है, किरण है, भाग्य, अध्याय। अंक का दोस्तों कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंक का दोस्तों किरण है ना, किरण, किरण है वो दोस्तों आपका अंक का क्या है अनेकार्थी नहीं होता है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, एक होता है देशज, एक होता है विदेशज, है ना। तो यहाँ पर देखिए देशज है वो कौन सा हो जाएगा, बकरा, गोदाम, तेंदुआ, यमुना। इनमें से देशज है वो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, देशज है तेंदुआ, तेंदुआ किस कैसा शब्द है आपका, देशज शब्द दोस्तों। अगला किस वाक्य में सभी तत्सम है, चित्तल, चित्तल, अग्नि, वायु, मुख, कान, दिन, रात। देखो सभी तत्सम किस में है, सभी तत्सम है वो है दोस्तों अग्नि व जल, वायु में, अग्नि व वायु क्या है दोनों ही आपके तत्सम शब्द है। अगला पूछा दूसरों के उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द है, ऐसा व्यक्ति दोस्तों कोई उससे उपकार करता है तो उसको मानता नहीं है, दूसरों के द्वारा किया जाने वाला उपकार को नहीं मानता है। कर्तगण, कृतज्ञ, कर्तात या कर्ता दोस्तों, तो दूसरों के उपकार को न मानने वाला को कहते हैं कर्तगण, क्या कहता है, कर्तगण कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, शुद्ध कौन सा है, उसके चाचा को लड़की हुई, है ना, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, आपका भवदीय, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई दोस्तों। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, शुद्ध वाक्य है वो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये कथन बिल्कुल राइट कथन है आपका। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिल्कुल तो यही थी अपनी, ठीक है ना, ये अपनी क्लास थी जिसमें अपने हिंदी पढ़ ली, साइंस पढ़ ली दोस्तों, कंप्यूटर पढ़ लिया, राजस्थान जीके पढ़ लिया, इंडिया जीके पढ़ लिया, संविधान के क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। बाकी ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी मैं आपको करवाता रहता हूँ। बाकी जिसने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मैथ वगैरह जो थ्योरी की क्लास लगती है हमारे, वो नोट्स वगैरह वो आपको वहीं पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा आपको नोट्स वगैरह तैयार करके शानदार तैयारी करनी है ताकि अपन को अच्छी पोस्ट मिले। देखो ये मौका बार बार नहीं आएगा, ऐसी वैकेंसी राजस्थान में दोस्तों है ना बहुत लंबे समय बाद आई है जिसमें 53,000 प्लस पद है, तो बढ़िया मौका है, बढ़िया चांस दोस्तों अपनी बेरोजगारी को दूर करने का। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है कोर्स ज्वाइन करके शानदार तैयारी करो, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपका मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।